नूरुल हसन साहब, आप एक आईपीएस ऑफिसर हैं और आप रूरल बैकग्राउंड को से बिलोंग करते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप थोड़ा-सा अपना बैकग्राउंड बताएँ कि किस तरह से एक गाँव का एक छोटा-सा लड़का एक इतना बड़ा जो है हिंदुस्तान की एक इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी को निभा रहे हैं और आईपीएस ऑफिसर आप बने। थोड़ा-सा अपनी जर्नी थोड़ा-सा ब्रीफ करें आप। मैं पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव हर रायपुर से बिलोंग करता हूं। पीलीभीत यूपी में उत्तराखंड बॉर्डर के पास पड़ता है। जी, जी। वहां से मैंने मेरी इनिशियल एजुकेशन जो हुई वो पीलीभीत में ही हुई, गांव में ही हुई, फर्स्ट से लेकर 10th तक। और मैं नॉर्मल प्राथमिक विद्यालय जो होता है जिसे कहते हैं प्राथमिक शाला जिसको बोलते हैं मराठी में, गवर्नमेंट स्कूल बोलते हैं, वहाँ से मैंने पढ़ाई की। तो जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत हमारे यहाँ उस गांव में उस वक्त बहुत अच्छी नहीं थी। जी। बारिश होती थी तो पूरा स्कूल टपकता था। जी, जी, जी। और हम घर से उसको लेके जाते थे, घर से जो बोरियां होती हैं उस पे जाके हम लोग बैठते थे। तो 10th तक की हालात हमारे ऐसे थे। 10th तक हमने ये यहाँ पढ़ाई की। पापा मेरे खेतबाड़ी करते थे। पैसे इतने नहीं थे फादर के पास कि हम प्राइवेट स्कूल में जा पाएँ, तो इसलिए सरकारी स्कूल में ही हमें पढ़ना था। तो 10th के बाद मेरे फादर की जॉब 4th क्लास में, जिसे पियून कहते हैं, वो बरेली में लग गई। देन हम लोग वहाँ से गांव से निकल के बरेली आ गए। तो बरेली में हमने एक किराए का मकान लिया, बहुत ही नॉर्मल सी लोकेलिटी में, जो सेमी अर्बन सेमी स्लम लोकेलिटी थी। वहाँ हमने एक घर लिया, वहाँ हम रहने लगे। 11th-12th में हमने एडमिशन लिया, वो भी सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया। वहाँ से मैंने 11th-12th किया सरकारी स्कूल से। 12th करने के बाद पापा के पास इतने पैसे नहीं थे कि बीटेक की तैयारी करी जाए। तो बीटेक की तैयारी करने के लिए 30,000 रुपये की उस वक्त रिक्वायरमेंट थी। तो मेरे फादर ने क्या किया, जो हमारी 1 एकड़ ज़मीन थी खेती की, उस ज़मीन को बेच दिया। अच्छा। और पापा मेरे जनाब शमशुल हसन और मेरे ताऊ जी जनाब बदरुल हसन, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वी नीड टू इन्वेस्ट इन दी एजुकेशन। एजुकेशन जो है ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट है, इससे जो रिटर्न आएंगे वो ज़्यादा बड़े आएंगे। तो उन्होंने ज़मीन को बेच दिया। तो आपको आपकी पढ़ाई के खर्च के लिए उन्होंने एक अपनी खुद की ज़मीन जो है वो बेच दी। हाँ, उन्होंने ज़मीन बेच दी। और उससे हमने पढ़ाई में कोई डिग्री नहीं की, हम कोचिंग के लिए, अच्छा, ये कोचिंग के लिए आईआईटी की कोचिंग करनी थी। तो आईआईटी में तो नहीं हुआ, बट मेरा सिलेक्शन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो गया, जो कि वहाँ पे मैंने बहुत ही कम पैसे में मेरा बीटेक हो गया। मैंने बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पास किया। और बीटेक के बाद ये सिलसिला आगे जारी रहा। बीटेक के बाद मुझे 2 जॉब लगी। एक मल्टीनेशनल कंपनी है सीमेंस, वहाँ मेरी जॉब लगी। फिर एक और कंपनी है टीसीएस, वहाँ जॉब लगी। सीमेंस में मैंने कुछ दिनों काम किया, फिर मुझे अच्छा नहीं लगा वहाँ पर। फिर मैं गवर्नमेंट सर्विस में आया। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में मेरा सिलेक्शन हुआ, वहाँ मैंने जॉब किया। और वहाँ मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे सिविल सर्विस की तरफ जाना है। भाभा में आने के बाद सिविल सर्विस की मैंने तैयारी की और तैयारी के बाद मेरा आईपीएस के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ। तो जिस तरह से आप अपनी जर्नी के बारे में बता रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा मुश्किल होगा एक स्टूडेंट के लिए कि ऑल ऑफ अ सडन इंजीनियर बन जाना, उसके बाद में एक अच्छी कमाई आपकी शायद होना शुरू हो गई होगी। राइट। तो उसको फिर छोड़ना और फिर एक नए कॉज के लिए तैयारी करना, ये डिसीजन बहुत क्रिटिकल डिसीजन थे। तो इस डिसीजन लेने के प्रोसेस में आप मतलब किस तरह की तैयारी कर रहे थे कि कहाँ आपको जाना है, किस तरह से आपको पहुँचना है? जब मैं बरेली में रहता था तो बरेली में एक ऐसे मोहल्ले में रहता था जिस मोहल्ले में ना तो सड़क थी, अच्छा। ना तो बिजली आती थी, जो स्लम टाइप का एरिया वो होता है एहसास आपके अंदर था कि वो कुछ एहसास वहाँ पे मुझे, वो मैं खुद से उस वक्त मैं क्वेश्चन करता था कि ऐसा क्यों है। जहाँ मैं पढ़ने जाता था, कोचिंग करने जहाँ जाता था, वहाँ अच्छा रोड था, बड़े रोड थे, चौड़े रोड थे, अच्छे घर थे। तो मैं ये सोचता था ये ऐसा क्यों है। पहला क्वेश्चन तो ये दिमाग में आता था। दूसरा क्वेश्चन आता था कि इसको दूर कैसे किया जा सकता है। जो इक्वालिटी है सोसाइटी में, इसको इनइक्वालिटी जो है उसको दूर कैसे किया जा सकता है। तो फिर जवाब आता था, पापा से बात होती थी और लोगों से बात होती थी कि इंडिया में एक सर्विस है जिसे कहते हैं सिविल सर्विस। अगर आप उस सिविल सर्विस को ज्वाइन करते हैं तो आप समाज की बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ को आप दूर कर सकते हैं। तो वो दिमाग में कहीं ना कहीं मेरे वो ख्याल कहीं ना कहीं दिमाग में था। बीटेक में जाने के बाद बहुत सारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस हुई, वहाँ आईएएस आईपीएस लोग आए, उन्होंने आके बोला कि आप किसी भी प्राइवेट जॉब में रहो, कहीं भी रहो, कम्युनिटी या फिर सोसाइटी या फिर कंट्री के लिए आप इतना ज़्यादा काम कभी नहीं कर सकते जितना ज़्यादा काम आप सिविल सर्विस में आके कर सकते हैं। और वो सिविल सर्विस में आने के बाद मुझे पता भी लगा कि हाँ ये है,
आप सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वो थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं था। मैं जॉब में तो कहीं भी था, लेकिन हमेशा दिमाग में ये था कि जब भी मुझे वक्त मिलेगा तो मैं करूँगा। लेकिन मैं फुल टाइम तैयारी में नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरे 2 छोटे भाई थे और पापा की जो सैलरी थी वो 4,000 के करीब थी, 4,000 साढ़े 4,000। तो उनके भाइयों का खर्चा था और पापा का खर्चा था, घर का खर्चा था, उसको उठाना था। तो मेरे साथ ये था कि मुझे जॉब में रह के ही तैयारी करनी है, व्हाटएवर बी द मतलब आपने सिचुएशन। तैयारी जो की वो जॉब करते हुए आपने अपने सिविल सर्विसेज की तैयारी की? हाँ, जॉब में रहते हुए फुल टाइम मैंने सिविल सर्विस की तैयारी की। आमतौर पे और स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन रहता है कि जो बच्चे ऑलरेडी जॉब पर हैं तो वो क्या इस सर्विसेज के बारे में, तैयारी के बारे में ये गलतफहमी है या पता नहीं फैक्ट है कि आपको कम से कम 2 साल देने होंगे, डिवोटेड देने होंगे और जॉब अब छोड़ना होगा। इसके लिए भी हमारे जो टैलेंटेड बच्चे हैं शायद यहाँ नहीं आते। तो आपने कैसे मतलब बैलेंस किया, मैनेज किया? हाँ, ये कहना तो ठीक है कि 2 साल तो आपको देने पड़ेंगे, आप चाहे जॉब जी में जी। रहें या जॉब में ना रहें, वो तो आपको टाइम लगाना पड़ेगा। लेकिन जॉब के साथ भी अगर टाइम आप देना चाहते हैं, जॉब के साथ अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। क्योंकि अगर आप 6 से 7 घंटा पढ़ाई कर लेते हैं जॉब के साथ, तो 6 to 7 आवर अगर आपका इंटेलेक्ट, आपका आईक्यू लेवल एक एवरेज से थोड़ा सा अबव है, तो आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। तो ये एक मिथ है कि जॉब के साथ एग्ज़ाम नहीं निकाला जा सकता, और ये भी एक मिथ है कि कोचिंग इसके लिए 100% ज़रूरी जी है, जी। विदाउट कोचिंग इसको नहीं निकाला जा सकता। हमारे कई पेरेंट्स और जो बच्चे खुद हैं वो कोचिंग को लेके बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस करते हैं कि कहाँ पर जाएं, किस तरह से तैयारी करें, और मेरे ख्याल से लाखों लाखों रुपए इन्वेस्ट भी करते हैं। हम्म। तो क्या बिना कोचिंग के सिविल सर्विसेज क्रैक करना आसान है, मतलब पॉसिबल है? बिना कोचिंग के सिविल सर्विस करना क्वाइट पॉसिबल है। बहुत सारे लोग निकालते हैं, और हर साल मेरी तरह बहुत सारे लोग निकालते हैं बिना अच्छा। कोचिंग के। कोचिंग से आपको क्या पता लगता है? कोचिंग से आपको पता लगता है, एक रास्ता पता लगता है जी कि जी। आपको इस रास्ते पे चलना है। आपको एक गाइडेंस बस मिल जाती है। चूँकि सिविल सर्विस का जो सिलेबस है वो उस तरीके से डिज़ाइन है कि बहुत ही डायनेमिक है। हर दिन जो कुछ हो रहा है उस पे क्वेश्चन किए जाते हैं। 70% पोर्शन जो है वो करंट अफेयर से लिंक होके आता है। जो बहुत डायनेमिक है वो मतलब। बहुत ही डायनेमिक है, उसको कोई टीचर पढ़ा नहीं सकता आपका। राइट। आप कोचिंग भी लेते हैं तो कोचिंग का कुछ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। अल्टीमेटली आपको खुद मेहनत करनी होती है। कोचिंग से आपको एक गाइडेंस मिलती है। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोचिंग मत लीजिए। अगर जिसकी क़ुव्वत है, जिसकी कंडीशन है कि वो कोचिंग ले सकता है, तो वो कोचिंग ले ले। लेकिन जो कोचिंग नहीं कर पा रहा है वो ये ना सोचे, वो एफर्ट ही ना करे, ये बात गलत है। तो बिना कोचिंग के भी इसको निकाला जा सकता है, बशर्ते आप कुछ चीज़ें अच्छे से यूज़ करें। जैसे इंटरनेट का आप बहुत अच्छे से यूज़ करें, ऑनलाइन जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनका आप बहुत अच्छे से यूज़ करें, और आपके पास राइट गाइडेंस रहे। थोड़ा सा ये बताएं कि जॉब और सर्विसेज, ये दोनों में सिलेक्शन आमतौर पे लोग अपनी सेफ्टी के लिए, अपने ऐश और आराम के लिए, कि भाई जॉब ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा मसला नहीं है, तो उसको प्रेफरेंस ना देते हुए आपने कंफर्टेबल जोन से अपने आप को बाहर निकाल कर इस गवर्नमेंट सेक्टर में आपने कदम रखा। तो आपको फिल वक्त आप क्या महसूस कर रहे हैं कि मतलब मैंने फैसला सही किया? यानी एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे आप, एक अच्छी पोस्ट पर थे, लेकिन आज एक आईपीएस ऑफिसर बन के, एक जाहिर सी बात है हिंदुस्तान के अंदर एक चैलेंज है, जो भी आईएएस है, आईपीएस है। तो इस जॉब को आप कैसे कंपेयर कर रहे हैं? और हमारे जो नौजवान हैं जो इस तरह की तैयारी कर रहे हैं, जो वाकई टैलेंटेड बच्चे हैं, तो वो अगर यहाँ स्विच ऑफ करते हैं सिविल सर्विसेज की तरफ, तो उनको क्या पैगाम आप देना चाहेंगे? सिविल सर्विस की तरफ उसको ही आना चाहिए, क्योंकि ये सिविल सर्विसेज है, सिविल जॉब नहीं है, जी सिविल सर्विसेज है। तो यहाँ सर्विस का जो सर्विस का जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है इस सर्विस में। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि जो लोग जॉब करते हैं, जॉब करने के बाद बहुत पैसा कमा लेते हैं। जी बिल्कुल। बहुत पैसा कमाने के बाद अल्टीमेटली 45-50 ईयर्स पे वो क्या सोचते हैं, अब कम्युनिटी के लिए कुछ करना है। अपने लिए तो सब कुछ कर लिया, जी जी। अब लेट्स स्टार्ट टू डू फॉर दी सोसाइटी, फॉर द नेशन, फॉर द कम्युनिटी, ऐसा सोचते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स ने बहुत पैसा कमा लिया, अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया, मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन बनाया। अजीम प्रेमजी साहब ने बहुत पैसा कमाया, रिचेस्ट इंडियन हो गए, उसके बाद उनका अजीम प्रेमजी फाउंडेशन चल रहा है, सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरा मतलब ये है, मेरा कहना ये है कि लोग बहुत पैसा कमाने के बाद भी अल्टीमेटली कहाँ आ रहे हैं, सर्विस के लिए आ रहे हैं। लेकिन यहाँ ये जॉब ऐसी है, ये सर्विस ऐसी है जो डे वन से आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि आप सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे एम्फेसाइज करना चाहूँगा, आप कितने भी अमीर सही, जी आपके पास कितना भी पैसा सही, मैंने कई बहुत सारी टॉक भी दी हैं अभी, उनमें भी यही बोला
आप कितने लोगों की मदद कर सकते हो? आप 1000, 2000, 10,000, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 लाख लोग, आप ज़िंदगी भर में 1 लाख लोगों से ज़्यादा की मदद नहीं कर सकते। लेकिन सिविल सर्विस के अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप विदिन 5 ईयर लाख नहीं, 10 लाख नहीं, करोड़ों लोगों की मदद आप कर सकते हैं। अगर आपके अंदर जज्बा वो मदद करने का है, वो सर्विस करने का है, तो इस सर्विस में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है। इसी पोटेंशियल को देखते हुए, क्योंकि मेरा पहले से ही एक मन था कि हाँ, कम्युनिटी के लिए कुछ करेंगे, सोसाइटी के लिए, देश के लिए कुछ करेंगे, वो करने का मन था। इनइक्वालिटी को ख़त्म करेंगे, जो इनइक्वालिटी थी हमारे यहाँ, जो हमने देखी अपनी आँख से, जो इनइक्वालिटी को मैंने देखा, उसको दूर करने का कुछ ना कुछ मैं कोशिश करूँगा, और उस कोशिश में ही मैं इस सर्विस में आया। अभी रिसेंटली जो रिजल्ट्स आए हैं सिविल सर्विसेज के, उसमें हमने देखा कि काफ़ी मुस्लिम बच्चे भी अब क्वालिफाई कर रहे हैं। और मतलब सिर्फ मुस्लिम नहीं बल्कि बहुत पुअर बैकग्राउंड को अदर कम्युनिटी के भी बच्चे क्रैक कर रहे हैं। तो ये जो थोड़ा सा जो मार्जिनलाइज सेक्शन के जो स्टूडेंट्स हैं, वो लोग अगर आपका ये इंटरव्यू देख रहे हैं, बातचीत सुन रहे हैं, तो उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि किस तरह से आप तैयारी करें और किस तरह से आप ऊपर पहुँचे इस तरह? मेरा पैगाम तो सबसे पहले ये है कि यूपीएससी या फिर सिविल सर्विस जो है, इसमें किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हमारा जो हिंदुस्तान जो मुल्क है, वो इतना प्यारा मुल्क है, यहाँ के इंस्टीट्यूशन इतने अच्छे से डिज़ाइन हैं कि किसी के साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। अगर कोई ये बात करता है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए ये बात करता है। मैं इंजीनियर बना, साइंटिस्ट बना, सीमेंस में काम किया, फिर मैंने आईपीएस में बना, कहीं भी मुझे रोका नहीं गया। हर जगह मैं निकलता चला गया अपनी काबिलियत से। मैं गांव से था बिल्कुल, हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ, इंग्लिश मीडियम में मैंने एग्ज़ाम लिखा, इंग्लिश मीडियम में मैंने इंटरव्यू भी इंग्लिश में दिया, और इंग्लिश में मेरे वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर 190 मिले। तो जब मैं इतनी पुअर बैकग्राउंड से आके, मेरे फादर एक पियोन थे, पियोन की सैलरी 8,000 रुपये होती है, उसका बच्चा जब आके इस एग्ज़ाम को निकाल सकता है, इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर सकता है, तो मुझे लगता है हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा बच्चा जो मेहनत करता है, जिसके अंदर टैलेंट है, जिसके अंदर मेहनत करने की क़ुव्वत है, वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर सकता है। ये डिटर्मिनेशन आपके अंदर होना चाहिए, तो ये बात आपको निकाल देनी है दिमाग से। मैंने अभी रिसेंटली सर्च किया, कुछ अच्छे आईएएस ऑफिसर्स जो हैं वो बच्चों की हेल्प कर रहे हैं तैयारी के सिलसिले में। कई लोगों ने, जैसे आपने अनअकैडमी नाम का एक वेबसाइट देखा होगा, जिसमें बंदा खुद क्वालिफाई किया था, लेकिन आज डिवोटेडली वो बच्चों को प्रिपरेशन के लिए मदद कर रहे हैं। तो आपको कभी मौका मिला है इस तरह का बच्चों को गाइड करने का, मतलब कंटिन्यूस जो मेंटरशिप जिसको बोलते हैं हम लोग? जब से मैं जब से क्वालिफाई हुआ हूँ, जिस दिन से 2015 में रिज़ल्ट आया था मेरा, 2015 में जब क्वालिफाई हुआ, विद इन 1 मंथ मैंने एक ब्लॉग डिज़ाइन किया बच्चों की हेल्प करने के लिए, www.amu2ias.wordpress.com। उस पे कम से कम अभी 2 से 2.5 लाख लोगों को मैं गाइडेंस दे चुका हूँ। इसके अलावा फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के ज़रिए भी मैं लोगों को गाइडेंस कर रहा हूँ। कई बार मैंने, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उन पे मैंने लाइव सेशंस लिए हैं, इंस्टाग्राम पे लाइव सेशंस लिए हैं, फेसबुक पे मैंने लाइव सेशंस लिए हैं। तो और साथ में मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में भी जहाँ पोस्टेड हूँ, करंटली मैं नांदेड़ में पोस्टेड हूँ, वहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने, कलेक्टर साहब जो हैं, उनका एक प्रोग्राम चलता है, वहाँ भी मैं बच्चों को गाइड कर रहा हूँ। तो जहाँ जहाँ भी मुझे मौका मिलता है, अभी एक हज कमेटी यहाँ पर है, उनका एक प्रोग्राम था, वहाँ उन्होंने मुझे बुलाया मुंबई में, तो मैंने वहाँ भी लोगों को गाइड किया। जहाँ जहाँ भी मौका मिलता है मैं वहाँ पर बच्चों को गाइड करता हूँ। अभी मैं घर गया था, तो घर जाने पे मुझे थोड़ा सा टाइम था, तो वहाँ की 4-5 कोचिंग्स में जाके बच्चों को मोटिवेट किया और उनको बताया कि सिविल सर्विस में कोई बहुत बड़े लोग नहीं आते हैं, आईएएस आईपीएस कोई बहुत बड़े महान लोग नहीं होते हैं, वो आपकी तरह लोग होते हैं, आपके बीच के लोग होते हैं, और अगर आप सपना देख सकते हैं आईएएस बनने का, तो आप बन भी सकते हैं। एक आखिरी सवाल हम पूछना चाहेंगे कि हमारे जो आम नौजवान हैं, उनको आप कुछ ऐसे 2-4 चीज़ें, 2-4 पॉइंट्स जो उनको अपनी लाइफ की सक्सेस के लिए ज़रूरी है, वो कुछ नसीहतें अगर आप कुछ बताना चाहें तो ज़रूर आप शेयर करें। 3-4 बातें हैं जो मैं बहुत सारी, जहाँ भी जाता हूँ पब्लिक मीटिंग में मैं बोलता हूँ। तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि आपको ख्वाब देखना ज़रूरी है, अपना टारगेट सेट करना ज़रूरी है। अगर आप अपना टारगेट सेट कर लेते हैं तो आपको उस डायरेक्शन में मूव करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। टारगेट डिसाइड करने के बाद उसकी मेटिकुलस प्लानिंग की जाती है। कोई भी प्रोजेक्ट होता है, अगर आपका उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है तो उसकी मेटिकुलस प्लानिंग चाहिए, मतलब माइक्रो लेवल प्लानिंग आपको करनी पड़ती है। जो भी आप टारगेट सेट करें उसकी आप माइक्रो लेवल प्लानिंग करें, उसके ईच एंड एवरी एस्पेक्ट पे आप काम करें, उसकी प्लानिंग करें। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ आती है, प्लानिंग करने के बाद आता है आपका
उस पे काम करना, एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन वाला पार्ट आता है। एग्जीक्यूशन करने के लिए क्या होता है, आपको हर दिन काम करना पड़ता है, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल अपने टारगेट फिक्स करने पड़ते हैं। तो वो टारगेट फिक्स करने के लिए आप अपने पास एक डायरी रखिए और उस डायरी में खुद के टारगेट को, खुद के अचीवमेंट्स को मॉनिटर करिए। और चौथी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका कॉन्फिडेंस। आपको ये लगना चाहिए, आपको ये एहसास होना चाहिए कि नहीं, मैं इस चीज़ को अचीव कर सकता हूँ। आप अगर ये 4 पॉइंट को अगर अपने दिमाग में रखते हैं और मेहनत करते हैं, लगन है आपके अंदर, तो आप इंशाल्लाह, मुझे आपको पूरी उम्मीद है कि आप अपना कोई भी टारगेट, कोई भी आपका जो एम है वो अचीव कर सकते हैं। आखिर में मैं नौजवानों के लिए एक शेर पढ़ना चाहूँगा। वो इस तरीके से है कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। थैंक यू।